पहले मेरे हिस्से की जमीन मुझे दे दो। तू आई के सामने अकड़ दिखाएगा? हमारे घर में रोज ऐसे ही झगड़े होते। बाबा झगड़ों में कुछ नहीं बोलते क्योंकि वो बीमार है। हमारे शहर में अच्छे अच्छे डॉक्टर है, पर दादी डॉक्टर को घर में आने ही नहीं देती हैं। मैंने वैद्य को लाने को कहा था, ये किसको उठा के लाए? मैंने सोच लिया कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी और बाबा को ठीक करूंगी। बाबा को तो मैं ठीक कर दूंगी, लेकिन जमीन को लेके जो घर में झगड़े होते उसे मैं कैसे रोकूंगी? हे माझं घर है, यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। मैंने कहा ना, जमीन बेचनी है मतलब बेचनी है, समझे? नहीं समझा और ना ही समझूंगा। अरे कब तक ऐसे चलता रहेगा? जमीन बेचो, 2 साल घर चलाओ, हैं? किसी को कोई काम करना है कि नहीं? ए सागर, तू सुना था किसको है? और तू क्या काम धंधा करता है इस घर में? संदीप भाऊ, काम धंधा करने के लिए ना पैसा लगता है, पैसा। 2 बार पैसा दिया था ना, क्या क्या उसका? 2 बार तेरा बिजनेस फेल हो गया। ये देख, ज्यादा बहस करने का वक्त नहीं है, चुपचाप साइन कर दूंगा आई, पहले मेरे हिस्से की जमीन मुझे दे दो। क्या बोलास तू? बंटवारा करेगा? हाँ करूंगा। तो तू आई के सामने अकड़ दिखाएगा, जबान चलाएगा? क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। देवरजी, काय चुकीचं बोलला सागर? सांगा ना, काय चुकीचं बोलला? सही कह रहा है वो। बहू, अभी तू मुझे सिखाएगी? पति के मरने के बाद 18 साल मैंने अकेले दम पे ये घर संभाला है, बच्चों को पाला है। अच्छा मुझे बता, ये घर कैसे चलाएगी? पैसे कहां से आएगा? देख, अभी पैसे की जरूरत है, जमीन का हिस्सा तो बिकेगा ही, और तुझे साइन करना पड़ेगा। साइन कर। आई, मैं साइन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। बाबा, जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो सबसे पहले आपका टीबी का इलाज करूंगी। ये क्या कर रही है? हाँ, कितनी बार तुझे बोला है ये रूम में आने से पहले मुंह पे रुमाल बांध लिया कर। चल जा यहाँ से। तुम्हाला ही कळत नाही ना, घेऊन बसा तिला गप्पा मारायला। ये क्या हुआ तेरे गले पर? ये इस तरफ। ये शायद किसी कीड़े ने काटा है। हाँ, सोते वक्त शायद कीड़े ने काट लिया होगा। बहुत बड़ा कीड़ा था शायद। जहां सोती हो जरा ध्यान से सोना। जी। साहब, मैं यहाँ से काम पे जा रहा था, यहाँ पे लाश देखी, मैंने आपको तुरंत फोन किया। सर, लगता है बॉटल से मारा गया। बियर पार्टी चल रही थी, बहस हो गई होगी और उसके सर पे मार के भाग गए। जरा इसकी बॉडी जेबें चेक करो, कुछ मिलता है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए। सर, ये मोबाइल और पर्स मिला है। सर, ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। संदीप आत्रेय नाम है इसका, उम्र 29 साल। और ये फोन भी मिला है। सर, मोबाइल लॉक है। एक काम करो, फोन अनलॉक करवाने के लिए भेजो, इसकी बॉडी पोस्टमार्टम में भेजो और इसके घर वालों को खबर करो, और जरा पता करो ये बियर किसने और कहां से खरीदी। ओके सर। तू घबरा नकोस त्रिवेणी, ये तेरा भाव नहीं है। तूने कहा था ना रात को वो घर में था, तो यहां कैसे होगा? ये हमारा संदीप नहीं हो सकता। चलो देख ले। संदीप!
किसने मारा मेरे बेटे को? हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपको कोई आइडिया है वो किसके साथ बियर पीने जाने वाला था? कुछ बताएगा? मेरा बेटा शराब नहीं पीता था क्योंकि मुझे पसंद नहीं था। माँ वो पीता था। खोटो बोलता है तू। माँ तुम्हें नहीं पता है संदीप भाऊ तुमसे छुपकर क्या क्या करता था। सर ये संदीप का मोबाइल अनलॉक किया है। लास्ट कॉल किसी अजय भाव को किया था। 1 मिनट 4 सेकंड तक बात हुई है और नंबर है 7764598346। सर ये तो अजय भाऊ का ही नंबर है, मेरे बड़े भाई। कहते हैं ना साहब, दुश्मनी की जड़ चोरी और जमीन से होती है। जमीन बहुत है हमारी और दुश्मन भी। आप पता करो मेरे बेटे को किसने मारा। जमीन का एक हिस्सा आपके नाम कर दूंगी, लेकिन वो कमीने को सजा मिलनी चाहिए। देखिए इस काम को करने के लिए सरकार मुझे सैलरी देती है। आप लोग बस इतनी मदद कीजिए कि कुछ भी छुपाइएगा मत। वैसे आपका बेटा रात भर घर नहीं आया, तो आपने पता करने की कोशिश नहीं की कहाँ है, किसके साथ है? सर, संदीप भाई जब भी बियर पी के आते थे तो ऊपर वाले कमरे में जाते थे ताकि माँ को कुछ पता ना चले। कल शाम को भी जब मैंने उनकी बाइक की आवाज सुनी तो मुझे लगा वो घर पे आ गए। कितने बजे सुनी आपने बाइक की आवाज? सर यही करीब 5 बजे के आसपास। संध्या, देख तू संदीप भाव के लिए भूखी मत रहा कर, खाना खा लिया कर। भाव का तो कोई ठिकाना नहीं आने जाने का। आलेवट, आज भी पीछे के रास्ते से आए, बियर पी के आए होंगे। ताई, आप जरा ये देखिए, मैं उन्हें पूछ के आती हूँ कुछ खाने के लिए चाहिए। अरे सुन, सीधे वो ऊपर वाले कमरे में गया होगा, तू मत जा वहाँ पे। और वैसे भी आई ने मना किया ना सीढ़ी चढ़ने के लिए। लेकिन भाभी, उनको भूख लगेगी तो बड़ी भाभी से खाना मांग लेंगे, तू मत जा, यहीं रुक। मतलब 5 बजे के बाद वो फिर से बाहर गया और उसने दोबारा बियर पी? सर उसके दोबारा जाने का तो नहीं पता। आपने आते हुए बाइक की आवाज सुनी थी तो जाते हुए नहीं सुनी? सर शाम के बाद घर में टीवी ऑन हो जाता है तो शायद इसलिए सुनाई नहीं दिया। अच्छा, संदीप कहीं भी आने जाने के लिए अपनी बाइक का यूज करता था? जी सर। लेकिन वारदात की जगह पे हमें उसकी बाइक नहीं मिली। उसकी बाइक कहाँ है? लगता है यही संदीप की बाइक है। शायद कोई पीछे के रास्ते से आया और संदीप को अपनी गाड़ी में बिठा के अपने साथ ले गया। सर, ये मेरी बड़ी भाभी अजय भाव की पत्नी। कल शाम को 5 बजे के बाद आप संदीप के लिए खाना लेकर ऊपर के कमरे में गई थी? नहीं सर, संदीप भाव जी मुझे फोन करते थे तभी मैं जाती थी। अगर कल उनका फोन नहीं आया तो मैं नहीं गई। आपके पति अजय कहाँ है? आखिरी बार संदीप की उन्हीं से बात हुई। जी वो अंदर है। क्या है? मैं चिड़ियाघर का जानवर हूँ क्या? हर किसी को दिखाने ले आते हो? देखिए, आपके छोटे भाई संदीप के मर्डर केस की हम जांच कर रहे हैं और उसी सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। मुझसे क्या पूछताछ करनी है साहब? आखिरी बार संदीप ने आपको फोन किया था, क्या बात हुई थी? साहब, संदीप जब भी बियर पीने बाहर जाता था मुझे फोन करता था। आई अगर कुछ सवाल पूछे तो कोई बहाना बना लेना। कल भी इसीलिए फोन किया था। मेरे अलावा घर में सबको पता था कि संदीप बियर पीता था। कल आप कहाँ थे? सर, आप अजय भाव से सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप केशव से क्यों नहीं सवाल पूछते हैं? ये केशव कौन है? मेरा पति, और 2 दिन पहले ही उसने हम सबको धमकी देके गया है। तुम लोगों को क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? जमीन बेची है, बहन का हिस्सा नहीं दोगे क्या? नहीं देंगे। क्या कर लोगे? और जोर से चिल्लाओगे? चिल्ला। तुम तो पागल हो गई। इन लालचियों के चक्कर में तू मुझे छोड़ के चली आई। चल तू मेरे साथ, और पैसे तो मैं तुम लोगों से निकलवा के रहूंगा। मुझे नहीं आना तुम जैसे लालची आदमी के साथ। ऐसा कैसे नहीं चलेगी? अरे तू मेरी बीवी है। हाथ नहीं लगाना मेरी बहन को, समझा? बीवी और उसके हिस्से के पैसे तो मैं लेके जाऊंगा। उसके लिए चाहे मुझे तुम लोगों की लाश क्यों न बिछानी पड़े। इस केशव का नंबर और घर का एड्रेस दीजिए। सर ये केशव का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। अपने 2 आदमी उसके घर पे भेजो और उठा लो उसको। ओके सर। हेलो मात्रे, मैं तुम्हें एक फोटो और एड्रेस भेज रहा हूँ। उस आदमी के घर पर जाकर उसे तुरंत पुलिस स्टेशन उठा के लेके आओ।
सर मुझे एक बात बहुत अजीब लगी। घर वालों ने संदीप की बाइक की आवाज तो सुनी थी, लेकिन किसी ने भी ऊपर जाकर ये नहीं देखा कि संदीप घर पे आया भी है या नहीं। क्या वाकई में संदीप घर पे आया था या नहीं, ये पता ही नहीं चल रहा है। सिंधे फटाफट उसकी पीएम रिपोर्ट मंगाओ। हो सकता है घर वाले कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। हो सकता है कि संदीप घर पर आया ही नहीं था, उसका मर्डर दोपहर को ही हो गया था। सर लेकिन उसकी बाइक तो घर के पीछे खड़ी थी। हो सकता है कि मर्डर करने वाले ने बाइक घर के पीछे लाके छोड़ दिया। एक काम करो, जरा आसपास पता करो इस फैमिली के बारे में। सर आत्रे फैमिली के पड़ोसियों से जब हमने पूछताछ की तो पता चला है कि आए दिनों में आत्रे फैमिली में जमीन को लेकर काफी झगड़े हुआ करते थे। सबसे छोटा भाई सागर, उसका हमेशा मजले भाई संदीप से झगड़ा हुआ करता था। और बड़ा भाई अजय, उसका क्या स्टैंड था? सर अजय बीमारी के कारण किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। मजले भाई की मौत का फायदा तो दोनों भाइयों को हुआ है। संदीप की मौत की वजह से संदीप के हिस्से की जमीन इन दोनों भाइयों को मिलेगी। जरा पता करो कि संदीप के मर्डर में इन दोनों भाइयों की क्या हिस्सेदारी है। ओके सर। सर संदीप आत्रे ने जिस दुकान से बियर ली थी उस दुकान का पता चल गया है। सर संदीप मेरा रेगुलर कस्टमर था। कल दोपहर 2 बजे के करीब जब मैं लंच के लिए निकला था तब वो आया था सर। क्या गोविंद भाई, लंच टाइम? हाँ, और आपका बियर टाइम। अरे प्रमोद, 2 स्ट्रॉन्ग चिल्ड बियर निकाल संदीप भाई के लिए। सुनो ना, 2 माइल भी बोल देना। हाँ, और 2 माइल में निकाल। संदीप के साथ और कोई था? नहीं सर। उसके जो दोनों भाई हैं वो कौन सी बियर पीते हैं, स्ट्रॉन्ग या माइल्ड? सर बड़ा भाई तो कुछ पीने के लायक भी नहीं है, पर छोटा भाई जो है वो माइल पीता है। तो संदीप ने बियर जब खरीदी तो फिर वो यहाँ से किस तरफ गया? वो इस तरफ गया था, उसका घर इस तरफ है, शायद घर ही गया होगा सर। सर बियर शॉप वाले ने कहा कि बियर लेने के बाद संदीप घर पे गया था इस तरफ, लेकिन उसकी लाश हमें रेलवे लाइन के पास मिली और रेलवे लाइन तो इस तरफ है। सर संदीप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक संदीप की मौत 12 तारीख को दोपहर 3 से 5 बजे के बीच में हुई है। मतलब मेरा शक सही निकला, संदीप शाम को घर वापस आया ही नहीं था। शाम को 5 बजे जब त्रिवेणी ने बाइक की आवाज सुनी तो वो संदीप नहीं बल्कि उसका कातिल था जो घर के बाहर बाइक पार्क करके चुपचाप निकल गया। सर हो सकता है कि वो घर का ही कोई हो जो चुपचाप घर वापस आ गया हो। शिंदे मर्डर करने वाला केशव या फिर कोई और हो सकता है जो चाहता था कि हमारा शक घर वालों पे बना रहे और इसीलिए उसने बाइक घर के बाहर पार्क की और निकल गया। हो सकता है सर। एक काम करो, संदीप की बाइक को फॉरेंसिक के लिए भेजो, देखो उस पे किस किस के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। और ये केशव का क्या हुआ? सर वो तो घर पे भी नहीं मिला। जब से संदीप का मर्डर हुआ है वो कहीं गायब हो गया है, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। केशव का फोन ट्रैकिंग पे डालो, कभी ना कभी तो फोन ऑन करेगा। और अगर वो इस तरह से भाग रहा है तो इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट तो है। सर वो संदीप की डेड बॉडी अंतिम संस्कार के लिए उसके घर वालों को दे दूं? ठीक है। जिस तरह की पेचीदगियां इस केस में पुलिस के सामने आ रही थीं, पुलिस के लिए ये केस सुलझाना आसान नहीं था, लेकिन जितनी मुश्किलें थीं, पुलिस की मेहनत उतनी ज्यादा थी। पुलिस को फिलहाल शक घर के लोगों पे ही था। सर ये अजय, संदीप और सागर, इन तीनों के मोबाइल रिकॉर्ड्स है। सर कॉल डिटेल से पता चलता है कि इनकी इस नंबर पर हमेशा बातें हुआ करती थी। ये नंबर दिनेश यादव का है। इन तीनों भाइयों की जो शहर में जमीन है उसके एक हिस्से में दिनेश यादव खेती किया करता था। संदीप ने आखिरी बार बात अजय से की थी 12 तारीख को। 3 से 5 के बीच अजय की लोकेशन क्या थी? सर अजय के मोबाइल लोकेशन के हिसाब से जिस वक्त संदीप की मौत हुई उस वक्त अजय घर पर ही था। और त्रिवेणी का पति केशव, उसकी क्या खबर? सर केशव की मोबाइल की लोकेशन 12 तारीख को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच में उसी एरिया की दिखाई दे रही है जहां पर हमें संदीप की बॉडी मिली थी। और उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हुआ। फिर 14 तारीख को उसका फोन नासिक में एक्टिवेट हुआ। उसने अपनी मां को फोन किया था, उसके बाद उसका फोन बंद आ रहा है। केशव की मां से पूछताछ करो, उसे पता होगा केशव कहाँ है। सर मुझे लगता है कि हमें केशव से ज्यादा सागर के ऊपर नजर रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से संदीप का मर्डर 3 से 5 बजे के बीच में हुआ और ये सागर का फोन 2 से 5 बजे के बीच में स्विच ऑफ था। सागर ये बहुत अच्छा तरीका है, अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लो ताकि पुलिस को पता ही ना चले तुम कहाँ हो। मैं समझा नहीं सर, आप कहना क्या चाहते हैं? समझने और समझाने के लिए तो यहाँ बुलाया है, क्योंकि इतना तो हम समझ गए हैं कि
कि अपने परिवार की जमीन बेचने के तुम खिलाफ थे और इसी बात को लेकर तुम्हारा संदीप के साथ झगड़ा भी हुआ था। हाँ हुआ था, तो इसका मतलब मैं अपने भाई का खून कर दूंगा? ऐसे तो गायत्री भाभी भी खिलाफ थी जमीन बेचने के। तेरी गायत्री भाभी उस दिन पूरा दिन तेरी माँ, बहन और तेरी संध्या भाभी के साथ घर पर थी और वो माइल्ड बियर नहीं पीती, तुम पीते हो। हाँ पीता हूँ, तो उससे क्या साबित होता है? संदीप ने 2 स्ट्रॉन्ग बियर के साथ 2 माइल्ड बियर खरीदी थी। तुम संदीप के साथ बियर पीने गए, लेकिन पहले अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया, फिर उसके साथ बैठ के बियर पी, उसको मारा। नहीं सर, मैं तो फिल्म देखने के लिए गया था सर। मेरे फोन की बैटरी कम थी, इसलिए वो अपने आप ही बंद हो गया था। इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने आपको कहा था ना, जमीन का हिस्सा दे दूंगी और चाहे तो और देती हूँ, लेकिन मेरे बेटे को क्यों परेशान कर रहे हैं? माता जी अब ध्यान से सुन लीजिए। हम मानते हैं कि आपके पास बहुत जमीन है, लेकिन अगली बार अगर आपने इस तरह से जमीन ऑफर की तो पुलिस वाले को रिश्वत देने के जुर्म में आपको अंदर करवा दूंगा। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, आपके बेटे को परेशान नहीं कर रहे हैं। देख रही हूं मैं क्या करे आप। संदीप के बाद यही तो मेरा सहारा है, और आप उसे भी। मुझे आपकी जांच पे भरोसा नहीं है। मुझे सीबीआई जांच चाहिए, मुझे उनके साथ बात करना है। आपको जो ठीक लगता है आप कीजिए, लेकिन हम हमारा इन्वेस्टिगेशन हमारे तरीके से करें। और सागर, जो कुछ भी तुमने कहा है उसको हम वेरीफाई करेंगे। अगर कुछ छुपाया है या कुछ झूठ बोला है तो फिर कोई बचा नहीं पाएगा। त्रिवेणी, उस दुकानदार ने हमें बताया कि संदीप ने वहां से बियर खरीदी और 2 बजे के आसपास वो घर की तरफ जाने के लिए निकला। हाँ सर, संदीप भाव आए थे, लेकिन उनके हाथ में बियर नहीं था और वो थोड़ी देर में ही चले गए थे वहां से। सागर भी उसके साथ गया था? सर मैंने बाइक की आवाज सुनी थी, उनके साथ कौन गया ये नहीं देखा था मैंने। हो गई तसल्ली? सागर उसके साथ नहीं गया था। हाँ भाभी। क्या हुआ? क्या हुआ? आप घबराइए मत भाभी, हम लोग अभी आ रहे हैं। सागर क्या हुआ? हाँ? माँ, अजय भाऊ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। अरे बाप रे, तो एक काम कर, वैद को ले गया, हम लोग घर पहुंचते हैं। सर मैं निकलूं? जाओ। चल तू जा, चल चल चल। शिंदे, जरा पता करो ये सागर वाकई कोई फिल्म देख रहा था या हमें किसी फिल्म की कहानी सुना रहा है। तू जा यहाँ से। अजय, अजय तू घबरा मत। अरे वही आ रहा है। हाँ, सागर गया है उन्हें लाने। हाँ, अजय, गायत्री काढ़ा पिलाओ उसको। कैसे पिलाओ भाई, कैसे पिलाओ? खास कर हालत खराब हो गई है उनकी। आई भी पाया पड़ते, प्लीज किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाइए उन्हें, प्लीज आई प्लीज। आइए डॉक्टर साहब, वो मेरे बड़े भाई हैं, उन्हें टीबी है, उनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी है। सागर, मैंने वैद को लाने को कहा था, ये किसको उठा के लाए? चल नहीं ये कौन? आई टू। सागर, तुझे पता नहीं, ऐसे ही अंग्रेजी डॉक्टर के गलती से तेरे बाबा मर गए थे। आई एक डॉक्टर गलत निकला, इसका मतलब ये नहीं कि हर डॉक्टर गलत होगा। आई तू बाहर चल। आई अरे नहीं, वो मार देगा अजय को। अजय, इसका इलाज मत लेना। अजय, अजय। देखिए, मैंने दवाइयाँ तो लिखती हैं, लेकिन आपके भाई की हालत बहुत बिगड़ चुकी है। अगर आप उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे तो उनका इलाज अच्छे से हो पाएगा। जी डॉक्टर, अभी तो मैं ये दवाइयाँ उन्हें दे देता हूँ। दिखाए डॉक्टर को, हो गई मनमानी, लेकिन मैं अजय को अंग्रेजी दवा खा के मरने नहीं दूंगी, समझे? सर कल दोपहर से मेरी आई और बहन घर वापस नहीं लौटे हैं। आपने आपके रिश्तेदार जान पहचान वालों से पूछताछ की? सर सबसे बात कर ली, वो किसी के घर पे नहीं है। दरअसल वो कल घर से निकले थे पुलिस हेडक्वार्टर्स जाने के लिए। पुलिस हेडक्वार्टर? हाँ सर, एक्चुअली मेरी आई चाहती थी कि संदीप भाऊ की मर्डर की सीबीआई जांच हो, इसलिए कल दोपहर में वो मेरी बहन के साथ पुलिस हेडक्वार्टर्स के लिए निकले थे कि पुलिस के बड़े अफसरों से बात करके इसकी सीबीआई जांच करवाएं। आई, मैं क्या बोलता हूँ कि तू। सागर, तुझे पता है ना, मैं जो सोचती हूँ मैं करके दिखाती हूँ, समझे?
जिस ऑटो से वो लोग निकले थे उसको आप जानते हैं? हाँ सर, वो उसका नाम सोमू है। आई को जब भी कहीं पे जाना रहता है तो मैं सोमू को ही कॉल करके बुलाता हूँ। सोमू रमा अत्रे और उसके परिवार को काफी सालों से जानता है ना? हाँ साहब, लेकिन साहब मारना नहीं साहब, उनके गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। पुलिस हेडक्वार्टर जाने वाले थे वो लोग? साहब मुझे नहीं मालूम, वो तो स्टेशन उतर गए थे। फिर वहां से कहाँ गए? मुझे नहीं पता साहब, मैं तो छोड़ के चले गया था। शिंदे, रमा और त्रिवेणी इसके ऑटो से जहां उतरे वहां से कहाँ गए, जरा वहां के सीसीटीवी से पता करो। ओके सर। सर अरे सागर, आकाश तू, आई का कुछ पता चला? नहीं। अरे ये क्या करते हो आप? हाँ, आपको एक बार बोला वो समझता नहीं है। रूम से बाहर क्यों आया? कितनी बार बोला अंदर रुकिए? हाँ, आई इस तरीके से तो बच्चों में भी इन्फेक्शन फैलेगा। अंदर जा। आपको समझ में नहीं आता? आपको सही इलाज तो करवाना नहीं है, बस आई की सुनते रहते हो, उन्हीं की मानते हो, और इस तरीके से बाहर आकर बीमार हूँ, पर ये मत भूल के तेरा बड़ा भाई हूँ। मेरे सामने ऊंची आवाज करके बोलना बंद कर, समझो? ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए उन्हें, छोड़िए। बराबर देख रहा हूँ तुम दोनों को, बहुत सुर से सुर मिल रहा है ना तुम्हारा। कमरे में बंद रहता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। सब बराबर देख रहा हूं मैं, समझे? पहले संदीप की हत्या और अब रमा और उनकी बेटी त्रिवेणी का अचानक गायब होना। रमा अपने बेटे के हत्यारे का पता लगाना चाहती थी, तो क्या रमा के ऐसे गायब होने की वजह उसकी बेटी की हत्या से ही जुड़ी थी या फिर सच्चाई कुछ और थी? सर, सागर झूठ बोल रहा है कि 12 तारीख को वो फिल्म देखने गया था। मैंने वहां का सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया है, उसमें सागर कहीं नजर नहीं आया। ले आओ सागर को, अब पिक्चर उसे हम दिखाते हैं। सर, आप लोग बार बार मुझे क्यों बुलाते हैं? क्योंकि तू एक बार में सच नहीं बोलता है, कुछ ना कुछ छुपाता है। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं छुपाया। 12 तारीख को तू पिक्चर देखने गया था ना, उसकी कहानी सुननी थी तुझसे। सुना चल। सर, वो कहानी याद नहीं आ रही? चल मैं सुना देता हूँ। एक बार क्या होता है, 3 भाई रहते हैं, उनके बीच जमीन को लेके झगड़ा होता है, लेकिन वो लोग बियर साथ में पीते हैं। अब छोटा भाई एक दिन मझले भाई को ले जाता है और बियर पिलाता है, और बियर पिला के उसको मार डालता है। अब वो जो मझला भाई था ना, वो संदीप था, और छोटा भाई तू। नहीं सर, मैंने भाऊ को नहीं मारा सर। जब तेरी आई को इस बात का शक होने लगा तो तूने उसको और तेरी बहन को दोनों को गायब कर दिया। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। ये पिक्चर वाली झूठी कहानी क्यों सुनाई? सर, झूठ इसलिए बोला क्योंकि मैं उस दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, उसके घर में। फिर से नई कहानी शुरू कर दिया। मेरा यकीन कीजिए सर, दरअसल मेरी गर्लफ्रेंड दूसरी जात की है, इसलिए मैं ये बात छुपा कर रखता हूँ। अगर आई को पता चलता तो वो बहुत नाराज होती सर। इसलिए आई को गायब भी कर दिया कि जब आई को पता ही नहीं चलेगा तो वो नाराज कहां से होगी, है ना? क्या किया उसके साथ, कहाँ है वो बोल? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर उसके साथ। आप चाहे तो मेरी गर्लफ्रेंड से पूछ सकते हैं, मैं उसी के साथ था। तुम्हारा और सागर का रिश्ता कितने सालों से है? सर, यही करीब 2 सालों से। सागर ने बताया कि 12 तारीख को तुम और सागर दोनों फिल्म देखने गए थे। नहीं सर, 12 तारीख को हम फिल्म देखने नहीं गए थे। वो एक्चुअली मेरे घर आया था, हम साथ में थे। पुलिस से ऐसा कहने के लिए सागर ने तुम्हें सिखा के भेजा है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। गायत्री जी, जिन लोगों ने आप पे हमला किया था, आपने उनको देखा था? नहीं सर, उन्होंने हेलमेट पहना था। जिस जगह पे आप पे हमला हुआ हमने वहां पूछताछ की, बाइक पे नंबर प्लेट तक नहीं लगी हुई थी।
इसका मतलब पूरी प्लानिंग करके आपके ऊपर हमला किया गया। आपको क्या लगता है कोई आप पे क्यों हमला करवाएगा? पता नहीं सर, कोई मुझ पे क्यों हमला करवाएगा। शायद इसलिए क्योंकि आए दिन आपके घर में जमीन को लेकर झगड़े चलते रहते हैं। सर मेरे नाम पे कोई जमीन नहीं है। हाँ, लेकिन आपके घर की जमीन ना बेचने के लिए आप हमेशा सागर का साथ देती आई हैं। फिर तो पहले मुझे मारना चाहिए था। बेटा, जब आपकी आई पे हमला हुआ तो आप आई के साथ थे ना? आपको याद है वो बाइक वाला कैसा दिखता था, कौन था? हाँ अंकल, वो अंकल ने हेलमेट पहना था, सिर्फ उनकी नाक दिख रही थी। उनकी नाक पे बड़ा सा कट का निशान था। मुझे लगता है ये काम किसी प्रोफेशनल का है। पता करो कोई ऐसा हिस्ट्री शीटर है क्या जिसकी नाक पे निशान हो? यस सर। सॉरी अजय, तुम्हारी तबीयत खराब है, लेकिन तुमसे कुछ सवाल पूछना है। हाँ सर, पूछिए। तुम्हारी बीवी को मरवाने की कोशिश किसने की होगी? तुम्हें शक है किसी पे? साहब, ये चार दीवारें ही मेरी दुनिया है, मैं शक भी कैसे करूं किसी पर? तुम्हारी आई और बहन दोनों गायब हैं। एक भाई मर चुका है, अब तो सब कुछ तुम्हारा छोटा भाई संभालेगा। हो सकता है कि सागर ने नहीं साहब, हम लोग घर में चाहे जितना ही लड़ लें, पर एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। शिंदे, केशव को कुछ पता चला? सर केशव बस भाग रहा है, कभी नासिक, कभी कल्याण, कभी शिरडी। अभी अभी उसका फोन मनमाड़ में ऑन हुआ था और तुरंत स्विच ऑफ हो गया। एक जगह पे टिकता ही नहीं है। आसपास के एरिया में उसके जितने भी रिश्तेदार हैं सबका पता करो और सब पे नजर रखो। अगली बार वो किसी न किसी के पास तो जाएगा, जहां दिखे वहीं से उठा लो। ओके सर। सर, रमा और त्रिवेणी की कॉल डिटेल्स आ गई है। लास्ट लोकेशन क्या है दोनों की? वसई के साउथ साइड में, और करीब 2 बजे के आसपास उसका फोन बंद हो गया था। शिंदे, आखिरी बार बात किससे हुई दोनों की? सर, उनके जमीन पर खेती का काम करने वाले दिनेश यादव के साथ इनकी आखिरी बार बात हुई थी, और इन दोनों का लोकेशन भी उसी जमीन का है। और फिर 3 बजे के बाद वहां से 20 किलोमीटर दूर जाकर इनका फोन स्विच ऑफ हो गया। लेके आओ इस दिनेश यादव को। अरे दिनेश, खेती में आजकल बहुत कमाई नहीं है ना? जी साहब, ये बात तो है, बस गुजारा चल जाता है। पर सिर्फ यही पूछने के लिए बुलाया था साहब। नहीं 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 नहीं, 21 तारीख को तेरी रमा अत्रा से बात हुई थी, उसके बाद से वो गायब है। क्या बात हुई थी? जी वो जमीन को लेके बात हुई थी। उस दिन भी उन्होंने फोन किया था और मैंने कहा कि फसल सही नहीं हो रही है इस बार। तो वो कहने लगी तू झूठ बोल रहा है, मैं खुद आकर वहां देखना चाहती हूँ। मैंने कहा आइए देख लीजिए। फिर दोनों माँ बेटी वहां आई थी। रमा और त्रिवेणी तुझसे मिलके फिर कहाँ निकले थे? कोई था उनके साथ? जी नहीं, वो दोनों ही थी सिर्फ। 12 तारीख को कहा था तू? जी वही खेत पे था अपने। क्यों, संदीप के साथ बियर पीने नहीं गया था? क्या साहब, हम देसी पीने वाले, हमारा बियर से क्या होगा? हाँ, बियर से क्या होगा तेरा। लेकिन पुलिस के सामने जो झूठ बोलता है ना, उसको ऐसा नशा चढ़ाते हैं कि उसको चारों तरफ जेल की सलाखें नजर आती है। साहब वो तो अभी होश में भी दिख रहा है, पर मैंने आपसे जो कहा वो सब सच था, झूठ कुछ नहीं बोला मैंने आपसे। मैं जा सकता हूँ साहब, थोड़ा खेती में काम है। जा। शिंदे, एक नंबर का घाव आदमी है ये। दवाई खा लीजिए, आपको ठीक लगेगा। अरे नहीं चाहिए। क्या कर रहे हो आप? छोटे बच्चे की तरह, अपनी माँ की तरह ये जिद करते हैं, छोड़ दो आप। अपने लिए ना सही, अपनी बेटी के लिए आपको ठीक होना पड़ेगा। बाबा, बाबा प्लीज दवाई खा लो, और दवाई खा लोगी तो हम जल्दी ठीक हो जाओगे बाबा, प्लीज खा लो। सर ये देखिए, हिस्ट्री शीटर है, सुपारी किलिंग, धमकी देना, ये इसके काम है। बुरा नकटा नाम है इसका। बुरा नकटा? हाँ सर। ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ सर, क्योंकि ये आदमी हमारे एरिया का नहीं है, नासिक का है। गायत्री की बेटी रिया ने भी ऐसे निशान वाले आदमी के बारे में बताया था। हो सकता है कि जो गायत्री को मरवाना चाहता था उसने इसे नासिक से यहाँ बुलवाया। सर मैंने नासिक पुलिस से इंक्वायरी की, उन्होंने कहा कि ये तड़ीपार है, और हमारे खबरों से ये भी खबर मिली है कि ये अभी यहाँ वसई में है। उठाओ इसको।
साहब वो रहा। हेलो, अरे मैं इधर चाय की दुकान पे हूँ, तुम किधर हो? अरे कितना टाइम लगाओगे यार? अरे हाँ हाँ बस पहुंच रहा हूँ भाई। ओके ओके। क्या रे बुरा, नासिक से नाक कटा कर तू यहाँ आ गया? तू कौन? पुलिस। चल। तुम? साहब, अब आप लोग भूरा को मार पीट कर सच उगलवा लोगे, फिर आप लोग मुझे उठाने आओगे, इसलिए मैं पहले ही आपके पास आ गया। तेरी ईमानदारी देख के तुझ पे शक हो रहा है। साहब, मैंने सुना है कि सच बोलने पर पुलिस सजा में रियायत देती है। बस साहब, सच यही है, मुझे गायत्री भाभी को मारने के लिए पैसे दिए गए थे। और तूने भूरा नपटा को सुपारी दे दी? हाँ साहब, मरवाने की कोशिश तो की थी, और अगर पकड़ा गया तो बड़ा केस भी नहीं लगेगा। किसने कहा तुझे ये सब करने के लिए? क्या साहब, आपको कोई भी कुछ भी बोल देगा और आप सच मान लेंगे। मैं भला क्यों अपनी बीवी को मरवाने की कोशिश करूंगा? तूने अपनी बीवी को मरवाने की कोशिश इसलिए की क्योंकि तुझे शक था कि उसका किसी के साथ अफेयर है। मान लीजिएगा मेरी बीवी का किसी के साथ अफेयर है भी, तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो दिन रात उस कमरे में बंद रहता हूँ साहब। मुझे ये समझा कि तूने दिनेश को ऐसा क्यों बोला कि अगर किसी औरत का पैर फिसल जाए तो उसे समझाने का कोई फायदा नहीं, हमेशा के लिए सुला देना चाहिए। कोठा रे घेऊन ये त्याला। नहीं नहीं भैया, ये हमसे नहीं हो पाएगा। और अब गायत्री भाभी को क्यों? दिनेश, औरत का पैर एक बार फिसलने लगे ना तो उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, उसे सुला देना चाहिए हमेशा के लिए। नहीं नहीं, ये मेरी सोने की चैन है, सोने की है, और तू जिस जमीन पर काम कर रहा है ना वो भी तेरे नाम कर दूंगा। देख, अब ना मत बोल। वो सच है। गायत्री के रंग ढंग देखकर मुझे यकीन हो गया था कि वो मुझसे धोखा कर रही है, और इसीलिए तुमने संदीप को मारने की प्लानिंग बनाई, क्योंकि तुम्हें शक था कि गायत्री का अफेयर संदीप के साथ है। नहीं साहब, क्योंकि मुझे नहीं पता था गायत्री का किसके साथ अफेयर है। तुम्हें पता था क्योंकि तुम्हारी बीमारी की वजह से गायत्री अलग कमरे में सोती थी, और संदीप की बीवी संध्या के प्रेग्नेंट होने के बाद ऊपर के कमरे में खाना लेकर के वही जाया करती थी। अरे इससे ये कहाँ साबित होता है साहब कि उन दोनों में अफेयर था? तुम जैसे शक करने वालों को सबूतों की जरूरत कहाँ होती है? इसी शक के चक्कर में तुमने संदीप को मारने की प्लानिंग बनाई और इसीलिए उसके साथ बियर पीने का प्रोग्राम बनाया। संदीप, इस कमरे में बंद रहते रहते मैं मर रहा हूं, बाहर जाना चाहता हूं। बोलो ना भाऊ, कहाँ जाना है? देख, ना मत बोलना, चल अपने पुराने अड्डे पर जाकर बियर पीते हैं। हाँ, और भाऊ आपकी बीमारी? यार एक दिन तो ढंग से जी लेने दे मुझे, भूल जा मेरी बीमारी को, और मुझे भी भूलने दे। ठीक है भाऊ, मैं तैयारी करता हूँ। 2 बजे के आसपास संदीप ने बियर खरीदी, 2 स्ट्रॉन्ग 2 माइल्ड, क्योंकि तुम पहले माइल्ड बियर पिया करते थे। अरे साहब, मैं आपका पागल दिखता हूँ क्या? इस बीमारी को लेकर मैं बियर पीऊंगा? तुमने बियर पी नहीं, पीने का प्रोग्राम बनाया। संदीप ने बियर खरीदने के बाद तुम्हें फोन किया। हाँ संदीप। हाँ अजय भाऊ, हाँ मैं बियर लेकर आया हूँ, आप बाहर आइए। तो एक काम कर, घर के पीछे आ जा, मैं वहीं आता हूँ। और फिर अपना मोबाइल घर पर छोड़कर तुम पीछे के दरवाजे से चुपचाप संदीप के साथ रेलवे लाइन की तरफ निकल गए। और जब संदीप को नशा हो गया तो सच बोलो, आज बहुत दिनों बाद आपके साथ पीने बैठा हूँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? मुझे भी अच्छा लग रहा है। पी। अरे बाबू, ये क्या बात हुई? मेरी दूसरी खत्म होने आ रही है और आप पहली पे अटके हो। पियो पियो। अभी करता हूँ खत्म। हाँ।
उसके बाद तुमने संदीप की बाइक वहां से उठाई होगी, घर के पीछे आकर बाइक को पार्क कर दिया, पिछले रास्ते से घुस के अपने कमरे में चले गए, चप्पल को साफ कर लिया और ऐसा दिखावा किया जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं साहब, मैं ऐसा कमीना भी नहीं हूं कि अपने भाई का खून कर दूं, वो भी सिर्फ शक के आधार पर। लेकिन सिर्फ शक के आधार पर तुमने अपनी बीवी को मरवाने की कोशिश तो की है ना? लेकिन साहब, इस शक के आधार पर मेरे खिलाफ मेरे भाई को मारने का कोई केस नहीं बनता है, तो इन सब बातों का कोई फायदा है नहीं। गायत्री की हत्या की कोशिश के सबूत तो मिले हैं, तो उसकी सजा तो तुझे पक्का मिलेगी। और एक बात और समझ ले, संदीप की हत्या की जांच अभी खत्म नहीं हुई। ये दिनेश खुद आया, इसने सब सच बता दिया, इसकी सच्चाई मुझे जरा खटक रही है। चलिए इसका सीडीआर निकलवाओ। ओके सर। आइए गायत्री जी। सर क्या हुआ, अचानक मुझे ऐसे यहाँ बुला लिया? आपको मरवाने की कोशिश आपके पति ने की, और ये माना भी कि उन्हें ऐसा शक था कि आपका किसी के साथ अफेयर था। अब आपके घर में तो दो ही आदमी थे, सागर और संदीप। आई, पापा को पुलिस क्यों ले गई? रिया, मुझे एक बात बता, क्या कभी बाबा ने तुझसे पूछा था कि आई कहाँ गई, किसके साथ गई? याद करके बता। हाय, वो जो आपके गले पे कीड़े ने काटा था, उस दिन बाबा ने मुझे कहा कि जो ऊपर देख क्या कि कमरे में कौन है। फिर? हाँ, फिर आई, मैं देखने गई ऊपर तो संदीप काका थे। फिर ये बात मैंने पापा को बता दी। पापा घर नहीं आएंगे, अब वो अस्पताल में है, उन्हें सजा भी हुई है। उन्होंने आई को मरवाने की कोशिश की, पर क्यों? वो इतना नाराज क्यों थे आई से? हेलो। हेलो सर, केशव अपने रिलेटिव के यहाँ 40 गांव आया है। एक काम करो, लोकल पुलिस की मदद लेके अरेस्ट करो उसे और तुरंत यहाँ लेकर आओ। यस सर। सर, ये दिनेश यादव के कॉल रिकॉर्ड्स है। कॉल रिकॉर्ड से पता चल रहा है कि दिनेश यादव की आत्रे फैमिली के लगभग हर मेंबर से बात हुआ करती थी, लेकिन सबसे ज्यादा बात उसकी गायत्री के साथ हुआ करती थी। गायत्री और दिनेश यादव की उस दिन भी बात हुई थी जिस दिन रमा और त्रिवेणी दोनों गायब हुए थे। सर, और दिनेश यादव की उस दिन और दो लोगों के साथ बात हुई थी। पता करो ये और दो लोग कौन है, और ये गायत्री और दिनेश के बीच में इतनी बातचीत होने का रीजन क्या है? क्योंकि मुझे लगता है कि ये दोनों मिलके कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं। सर, इन दोनों के सच के बारे में तो हम पता लगा ही लेंगे। फिलहाल केशव मिल गया है, उसे 40 गांव से लेके आ रहे हैं। गुड। साहब, मुझे मारो नहीं, मुझे मारो नहीं, मैं बताता हूँ। साहब, मैंने संदीप को नहीं मारा है, सच कह रहा हूँ। संदीप के घर पर धमकी देने के लिए गया था ना? मैं डर गया था, क्योंकि मेरे धमकाने के बाद ही वो मर गया। मुझे पता था साहब, आप लोग मुझ पे शक करोगे, इसलिए मैं डर गया था साहब। 12 तारीख को जिस दिन संदीप का मर्डर हुआ, तेरे मोबाइल की लोकेशन भी वसई के उसी एरिया की है। ये जादुई कोइंसिडेंस कैसे हो गया? साहब, मेरे दोस्त की मोबाइल रिपेयर शॉप है, मैं अपना मोबाइल ठीक कराने गया था। हर किसी के पास बचने के लिए एक कहानी होती है। चल तेरे दोस्त का नंबर दे। हाँ साहब, 9820774415। शिंदे, इसकी कहानी क्रॉस चेक करो। शिंदे, जो दिनेश के सीडीआर में 2 नंबर मिले थे, उनकी डिटेल्स मिली? सर, कल तक मिल जाएगी। सर, रमा और त्रिवेणी जिस दिन गायब हुए थे, उस दिन दिनेश यादव की गायत्री के अलावा जिन 2 लोगों के साथ बात हुई थी, उनके कॉल डिटेल्स आ गए। सर, ये देखिए, ये एक नंबर है 8877। ये नंबर तो फिलहाल बंद आ रहा है, और ये दूसरा नंबर 9872। ये नंबर दिनेश यादव के दोस्त रवि का है। सर, दिनेश यादव ने रवि को 21 तारीख को सुबह फोन किया था, उसकी माँ की दवाई के पर्चे के बारे में पूछने के लिए। माँ की दवाई का पर्चा क्यों? क्योंकि सर, उसकी माँ की दवाई के पर्चे में नींद की दवाई की प्रिस्क्रिप्शन थी। और ये दूसरा 8877 वो किसका है? सर, ये नंबर पवन सोलंकी नाम के आदमी का है। ये आदमी तांत्रिक है। उठाओ इसको। क्या रे दिनेश, नींद की दवाई की क्या जरूरत पड़ गई तुझे? रवि तेरा दोस्त, उसकी माँ का दवाई का पर्चा मांगा था ना तूने?
जी वो नींद नहीं आ रही थी इसीलिए। बड़े संयोग की बात है, जिस दिन रमा और त्रिवेणी गायब हुए उसी दिन तूने नींद की दवाई खरीदी। क्या किया दवाई का? वो दवाई खाई मैंने। ये दवाई खाने की नसीहत किसने दी थी? तांत्रिक ने? नहीं साहब, वो फोन किया था उसको, पर बारिश कब गिरेगी ये पूछने के लिए फोन किया था। अप्रैल के महीने में बारिश का इंतजार कर रहा है? हाँ, ले गया उसको। कोठारे घेऊन ये त्याला, चल। अब सब कुछ सीधा सीधा सच सच बताएगा या मार खा के बताएगा? बताता हूँ साहब। यही दोनों माँ बेटी को गाड़ा है। लाशों को निकलवाने का इंतजाम करो। ओके सर। रुको, निकालो उसे बाहर। सर, रमा जी। सर, त्रिवेणी। कितने पैसे मिले थे ये सब करने का? 6 लाख मिले थे साहब। किसने दिया? पहले आप मेरे पापा को ले गए, अब मेरी आंखों क्यों लेके जा रहे हो? छोड़ दो मेरी आंखों। संदीप को भी तुम नहीं मरवाया? नहीं सर, संदीप को किसने मारा, क्यों मारा, मैं नहीं जानती। अपनी सास को क्यों मरवाया? तंग आ गई थी मैं उस औरत से, सिद्धि अड़ियल। बस उसी औरत की वजह से 5 साल तक मैं अपने पति से दूर रही। मेरी बेटी को भी मनहूस मानती थी वो। मेरे पति का अच्छे डॉक्टर से इलाज भी नहीं करा चाहती थी, जमीन बेचने चली थी। ऐसे तो हम लोग रास्ते पे आ जाते ना, इसीलिए दिनेश को कहकर मैंने उन्हें मरवाया, ताकि उनके बाद घर का और जायदाद का पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में आ सके। माँ जी, हमने कहा था ना, बड़े ही पहुंचे हुए बाबा है ये। बाबा, कुछ भी करो, मेरे बेटे के कातिल का नाम बताओ, जमीन का आधा हिस्सा आपके नाम कर दूंगी। लो ये पहले पवित्र जल पी लो, अपनी आंखें बंद करो, अपने मरे हुए बेटे का ध्यान करो। जब आंखें खोलोगे तो इस हवन कुंड में उस हत्यारे की आकृति दिखाई देगी। जल पियो। तुम्हारी सास से तुम्हें प्रॉब्लम्स थी, त्रिवेणी को क्यों मरवाया? त्रिवेणी उनके साथ थी, इसीलिए मारी गई। अब तुम्हारी अपनी जिंदगी का कंट्रोल भी तुम्हारे हाथ में नहीं रहा। क्या मिला ये सब करके? मेरी आई सब ठीक करना चाहती थी, लेकिन जो तरीका उन्होंने चुना वो गलत था। और आज क्या हुआ? सब गलत हुआ, उनके साथ भी, मेरे साथ भी। संदीप की हत्या किसने की ये गुत्थी आज भी उलझी है। पुलिस को शक है कि उसके बड़े भाई अजय ने उसकी हत्या की, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है उनके पास। दिनेश और दिनेश की मदद करने वाले तांत्रिक पवन सोलंकी को रमा और उनकी बेटी त्रिवेणी की हत्या के लिए उम्र कैद की सजा हुई। कहते हैं जमीन में आप जो बोते हैं अंत में वही काटते हैं, और इन सभी अपराधियों के साथ भी वही हुआ। जिस गुनाह के बीज उन्होंने बोए उसी की सजा वो काट रहे हैं।
मनीषा क्या हुआ? मनीषा क्या हुआ? मनीषा अच्छा ये बताओ खाना खाया? मनीषा हो कहाँ तुम? तुमसे बात कर रही हूँ। मनीषा क्या एक ही बात को बार बार पूछ रही हो? हाँ खा लिया खाना। मनीषा बेटा कैसी है तू? ठीक तो है ना? और हाँ बेटा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? क्या बात है तू बोल क्यों नहीं रही है? हाँ माँ मैं ठीक हूँ और पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। देखो बेटा फाइनल ईयर की एग्जाम है, पढ़ाई ठीक से करना। सुन रही है ना मैं जो बोल रही हूँ? हाँ माँ तुम टेंशन मत लो, मैं पूरा ध्यान दूंगी। अच्छा माँ चलो मैं रखती हूँ, गुड नाइट बाय। किसका फोन था? मनीषा का। सब ठीक ठाक है ना? जी ठीक है। 9 बज गए, डिनर टाइम, खाना लगाओ जल्दी। हाँ जी। प्रशांत नीचे आ जाओ, खाना लगा रही हूँ। हेलो चलिए पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए जरा, पीछे हटिए। सर 3 लोग जलकर मर गए हैं और लाशें इतनी बुरी तरीके से जली हुई हैं, पहचानना मुश्किल है कौन और किस उम्र का था, आदमी थे या औरत। आग लगने की कोई वजह? नहीं सर, अभी बताना मुश्किल है। क्या ये मुमकिन है कि किसी ने आग लगाई हो? सर लग तो ऐसा ही रहा है, केरोसिन की गंध आ रही है, लेकिन अभी ये बताना मुश्किल है कि वो डाल के आग लगाई है कि आग लगने के बाद डब्बा गिरा है। थैंक यू। सर घर को चेक करते वक्त मुझे अलमारियां खुली हुई मिली। सर मुझे तो ये लूटपाट का मामला लगता है। सर हो सकता है कि जब चोर चोरी करने के इरादे से घर के अंदर आए तब ये लोग जाग गए हों और चोरों ने इन्हें जान से मार दिया और उसके बाद में आग लगा दी। खन्ना अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। अभी तो हमें यह भी नहीं पता कि घर में कुल लोग कितने थे, हमें सब कुछ पता करना होगा, एवरी सिंगल डिटेल। सर खन्ना आस पड़ोस में देखो, पूछताछ कर रहा है। सर आप में से फोन किसने किया? सर मैंने किया था। रूपचंद और मैं रोज सुबह साथ में वॉक के लिए जाते थे। आज जब निकला तो देखा घर से धुआं निकल रहा है। मैं घबरा गया और मैंने फायर ब्रिगेड वालों को फोन कर दिया। घर में कौन कौन लोग रहते थे? किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। भाभी संजय थी, भाई साहब रूपचंद, बेटा प्रशांत और बेटी मनीषा यही रहते थे। रूपचंद कॉलेज में प्रोफेसर थे। उनके जीवन का बस एक ही मकसद था कि सबको पढ़ा लिखा होना चाहिए। और उनकी पत्नी? भाभी संजय थी तो गऊ थी गऊ। और हाँ सर, रूपचंद भाई साहब की एक बुआ थी जो ऊपर वाले कमरे में रहती थी। बेचारी देख नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, लेकिन भाभी उनका पूरा ख्याल रखती थी। लो बुआ। भाभी, अरे अनीता, हाँ कैसी है बुआ? अनीता कैसी है बेटा? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। आपने कहा परिवार में 4 लोग रहते थे, अब आप बता रही हैं कि एक बूढ़ी बुआ भी थी। परिवार में कुल कितने लोग रहते थे? वैसे तो 4 लोग थे, भाई भाभी और उनके 2 बच्चे।
लेकिन कुछ वक्त पहले से ही बूढ़ी बुआ आई थी रहने के लिए। बेटी मनीषा मेडिकल कॉलेज के लिए बाहर रहती थी, पीजी में। लेकिन हमें लाशें 3 मिली हैं जली हुई। उनका बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था, बहुत ही सीधा था सर, किसी से कोई लेना देना नहीं, बस अपना काम भला अपना घर भला। उनकी बेटी कौन से कॉलेज में? सर्वेंट्स मेडिकल कॉलेज, दिल्ली रोड, नोएडा पर। एक काम करो, सर्वेंट कॉलेज में पता करो, शायद उस बच्ची को पता भी नहीं होगा कि उसके घर में यह हादसा हो गया है। ओके सर। उनका कोई रिश्तेदार? हाँ सर, उनके भाई स्वरूप चंद। घर में कोई नौकर या नौकरानी थी क्या? एक नौकरानी तो आती थी, ललिता। प्रशांत भैया पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे और वो मुझे ट्यूशन भी देते थे। सर पड़ोसियों का कहना है कि इस फैमिली की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। करना अक्सर जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। परिवार में 3 लोगों की हत्या हुई है, मामला गंभीर है, हर कदम हमें फूंक फूंक के रखना होगा। क्या हुआ? आप कैसे लगी? आप कौन? मैं स्वरूप चंदू जी, रूपचंद जी का भाई। क्या आप कैसे लगी? देखिए, हम वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि जल के मरने वाले कौन है। जल के मरने वाले? मतलब कौन कौन जल के मरा है? देखिए, 3 लाशें हमें जली हुई मिली हैं। 3 लोग? आशीष पकड़ो भाई, तेरा लेके चलिए। हेलो सर, मनीषा पिछले 6 दिनों से कॉलेज नहीं गई है। उसका मोबाइल भी बंद है। वो जहाँ रहती है वहाँ का एड्रेस मिल गया, मैं आपको सेंड करता हूँ। ठीक है, हम अभी पहुँचते हैं। यस। मनीषा यहीं रहती है? हाँ, वो मेरी पीजी है। कहाँ है वो? सर वो पिछले 4 दिनों से यहाँ नहीं है। पिछले 4 दिनों से यानी 6 तारीख से वो यहाँ नहीं है? जी। कहाँ गई है, कुछ पता है आपको? सर मंडे की रात को वो मेरे पास आई थी। आंटी, आंटी, आप ये चाबी रखिए, दीप्ति को दे देना, एक इमरजेंसी आई है, मुझे जाना पड़ेगा। अरे पर इतनी रात को ऐसे अचानक किधर जा रही है तू? वो मैं आपको आके बताती हूँ। कुछ बता के नहीं गई सर, और पिछले कुछ दिनों से उसका बर्ताव भी कुछ अजीब लग रहा था। कुछ पूछती थी तो सीधा जवाब ही नहीं देती थी। मनीषा का रूम कहाँ है? आइए। दीप्ति, सर आखिर हुआ क्या है मनीषा को? क्यों? तुम्हारी दोस्त है, तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारी मनीषा से आखिरी बार कब और क्या बात हुई थी? हाँ सर, मैं होटल से वापस आई थी खाना खा के, तो वो और उसका बॉयफ्रेंड यहाँ खड़े थे। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? गिफ्ट मेरे लिए? हाँ। तुम लेकर आई? हाँ। थैंक यू सो मच। सर मुझे तो वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे समझ ही नहीं आया मनीषा जैसी लड़की को उससे प्यार कैसे हो गया। दोनों को साथ में देखती थी तो ऐसा लगता था जैसे चेप हो रहा है उसे। सिद्धार्थ रहता कहाँ पर है? सर एड्रेस तो नहीं मालूम उसका, पर हाँ फोटो है उसकी मेरे पास। हाँ जी ये है। और सर हाँ एक बात और, वो शायद ना लोधी नगर के ओटी कॉफी शॉप के पास रहता है, क्योंकि मनीषा उससे हमेशा वहीं मिलने जाती थी। मनीषा का नंबर भी दीजिए। हाँ जी। कि मनीषा के नंबर से उसके फोन की लोकेशन ट्रैक करो, उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, पता करो उसे फोन किसने किया था। सिद्धार्थ का भी पता करो कौन है और कहाँ रहता है। सर पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी ये पता करना कि मरने वाले कौन कौन थे। रूपचंद, संचेती, प्रशांत या स्वर्णलता। मनीषा कहाँ गायब हो गई? क्या मरने वालों में मनीषा भी थी? क्या जो नहीं मरा था वही कातिल था, या फिर वो भी कहीं मार दिया गया था या किसी की कैद में था? कौन मरा था कौन जिंदा था यह भी साफ नहीं हो पाया था। सर मरने वाले जो 3 लोग थे, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक वो सभी अधेड़ उम्र के थे, जिनमें से 2 महिलाएं थी और 1 आदमी। यानी कि रूपचंद, संचेती और स्वर्णलता। इसका मतलब जिंदा बचे हैं तो प्रशांत और मनीषा। हाँ सर, और सर सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इन सभी की मौत 6 तारीख को रात को 11 से 2 के बीच में हुई और सभी को गला रेत कर मारा गया। और सर इन तीनों को मारने के बाद 3 दिन बाद यानी कि 10 तारीख को रात को 11 से 1 के बीच में जलाया गया। यानी कि 3 दिन बाद, ठीक उसी दिन जिस दिन मनीषा अपने पीजी से ये कह के निकली थी कि उसे अर्जेंट जाना है। यस सर।
सर क्या ये मुमकिन हो सकता है कि प्रशांत और मनीषा को भी मार दिया गया हो? सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पूरी फैमिली को मिटाने की किसी ने कुछ साजिश की हो? और अगर प्रशांत और मनीषा जिंदा है तो हो सकता है उनकी जान को खतरा हो, या ये पूरा हत्याकांड मनीषा और प्रशांत नहीं रचा हो, या दोनों में से किसी एक ने। खन्ना, किसी भी कंडीशन को रूल आउट नहीं किया जा सकता। हत्या इतने घिनौने तरीके से की गई है, फिर सबूत मिटाने के लिए लाशों को जला दिया गया। प्रोफेसर के परिवार को मारने वाला उनका कोई बहुत करीबी ही हो सकता है। सर मनीषा का फोन उस दिन स्विच ऑफ हो गया था जिस दिन वो पीजी अकोमोडेशन से निकली थी। सर उसके फोन की लास्ट लोकेशन भी वहीं थी। सर उसके फोन नंबर से तो कुछ खास नहीं मिला है, लेकिन हाँ आखिरी बार कॉल उसके घर से लैंडलाइन नंबर से ही किया गया था। सर घर वालों के फोन भी घर पर ही ऑफ हुए हैं। मनीषा के घर से फोन किया गया था? लेकिन सर सिद्धार्थ, उसके बारे में पता चला है कि वो मनीषा के कंपैरिजन में थोड़ा कम पढ़ा लिखा है। सर मनीषा उससे अट्रैक्ट तो हो गई थी, लेकिन हमेशा इस रिश्ते को लेकर परेशान ही रहती थी। और सर पिछले 4 दिनों में मनीषा की पीजी और घर के आसपास देखा गया है। अगर हमारे बिना पूछे सब सच सच बता दोगे वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन सर मैं क्या बताऊं? आप लोग क्या जानना चाहते हैं? यही कि तुमने मनीषा के घर में आग क्यों लगाई? क्या? सर मैंने कोई आग नहीं लगाई। मैं तो मनीषा से प्यार करता था। एक प्रोफेसर जिसकी बेटी डॉक्टर बनने वाली थी, वो अपनी बेटी की शादी तुमसे क्यों करेगा? इसी बात का बदला लेने के लिए तुमने उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। मनीषा कहाँ है? सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं भला किसी को क्यों मारूंगा? तो मनीषा से आखिरी बार मिले कब थे? सर मैं उसको मिलने के लिए उसके पीजी अकोमोडेशन गया था। उसने मुझे फोन करके बुलाया था। सिद्धार्थ मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। लेट मी फोकस। फोकस ऑन व्हाट मनीषा? मैं तुम्हें अपनी मॉम से मिलवाना चाहता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, तुम मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से तुम। सर मनीषा अपने दिल की सारी बातें अपने भाई प्रशांत से शेयर करती थी। भाई भैया भैया यार कितनी बार बोला है तुम्हें कि ऐसा उठाए मत करो मुझे, नहीं तो उठाते उठाते हमेशा के लिए उड़ जाऊंगा मैं। भैया ये सिद्धार्थ है, मैंने आपको बताया था ना। हाय सिद्धार्थ, सॉरी आपको नींद से उठा दिया। नींद? नींद नहीं, साधना, मेडिटेशन। भाई आप तो मेरे और सिद्धार्थ के बारे में सब जानते हो, लेकिन मम्मी पापा का। टेंशन मत ले, तेरा भाई है ना, सब संभाल लेगा। थैंक यू। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि बहन की मदद करने के लिए भाई ने मार दिया पूरी फैमिली को? खन्ना, इन जवाबों के लिए प्रशांत और मनीषा इन दोनों का हमारे हाथ में आना बहुत जरूरी है। दोनों के पोस्टर आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ। अपने खबरियों को भी अलर्ट करो सर। और जहां तक हो सके। एक मिनट सर। हेलो, ठीक है सर। रूपचंद की जो नौकरानी है ललिता, उसके बारे में एक चौंकाने वाली बात पता चली हमारे कांस्टेबल को। ललिता। जी साहब। क्या बात है साहब? तुमसे कुछ बात करनी है। मैं तो यहाँ थी नहीं, बाहर गई थी। यहाँ नहीं थी तो फिर कहाँ थी तुम? साहब मैं अपने बेटे का एडमिशन कराने के लिए गई थी नोएडा के स्कूल में। उसी स्कूल में ना जिस स्कूल की फीस सालाना 50,000 रुपए? हाँ साहब, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जब तुम अपने बच्चे की स्कूल की फीस चुराते हुए पकड़ी गई, भेद खुल जाने के डर से उन तीनों की तुमने हत्या की और सबूत मिटाने के लिए उन तीनों की लाशों को जला दिया। नहीं नहीं साहब, कौन सी चोरी, किसको मार दिया? आप क्या बोल रहे हैं साहब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही जिस घर में काम करती थी
उसके मकान मालिक, मकान मालकिन, बूढ़ी बुआ, तीनों की हत्या हो गई है। नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग तो बहुत भले थे साहब। साहब ने तो मुझे खुद ही पैसे दिए थे। पढ़ाई लिखाई किसी की जागीर नहीं है, और जिसके अंदर जोश है, जुनून है, वो पैसों के लिए पढ़ाई से पीछे क्यों रहे? हाँ? ये और किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना। ये मनीषा और प्रशांत कैसे थे? साहब मनीषा दीदी तो बाहर ही रहती थी, और प्रशांत भैया जब फौरन से वापस आए थे ना, तब से वो कुछ तनाव में है साहब। और ये रूपचंद, उसका किसी से झगड़ा या कोई दुश्मनी? हाँ साहब, उनके भाई के साथ उनका झगड़ा होता था। देखो अपने पापा को समझा देना, ये गोल गोल घुमाना बंद करें। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए बस। एक हफ्ते के अंदर मेरा पैसा नहीं मिला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सर लड़ाई झगड़े जैसी कोई बात नहीं थी, बस कभी कभी कुछ कहा सुनी हो जाती थी। ये पैसों का क्या मामला है? रूपचंद भाई साहब ने मुझसे 20 लाख रुपए उधार लिए थे। और इसीलिए तुमने अपने भाई की जान ले ली? ये क्या कह रहे हैं सर आप? आपने देखा था ना सर कि भाई साहब की मौत की खबर सुनने के बाद मैं बेहोश हो गया था। मैं अपने भाई साहब का कत्ल कैसे कर सकता हूँ? ऐसी बहुत सी नौटंकियां देखी हैं मैंने। सीधी तरह से साफ साफ बता, क्या हुआ था उसे? सर मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। भाई साहब को वास्तव में पैसे की जरूरत थी, क्योंकि वो प्रशांत को बाहर पढ़ाई के लिए भेजना चाहते थे। लेकिन प्रशांत सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस आ गया था। भाई साहब रिटायर हो गए थे, मेरे पैसे तो डूब गए थे ना सर। भाई साहब एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, भूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। अब मेरे बेटे को देख लीजिए, मैं कम पढ़ा लिखा था, मगर मेरा बेटा अमेरिका में कामयाब डॉक्टर है, और आप तो प्रोफेसर है ना। और ये आपका बेटा, ये क्या अपने आप में खोया रहता है, क्या दिखता रहता है यहाँ पर? अरे वापस कब जाएगा? न्यूजीलैंड से छुट्टियां हो गई इसकी, कितनी छुट्टियों पे आए हैं। मुझे पैसे देने ही नहीं चाहिए थे, मेरी अकल मारी गई थी। आखिर किस भरोसे पे पैसे दिए थे तुमने उनको? भाई साहब ने अपना घर मेरे नाम लिख दिया था, और उन्हीं पैसों की जब वापस आने की उम्मीद नहीं दिखी तो सबका कत्ल कर दिया, मनीषा और प्रशांत का भी। नहीं सर नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा सर, आप यकीन कीजिए। और वैसे भी सर अब तो उस घर की कोई वैल्यू है नहीं। उस घर को कौन खरीदेगा? 3 भयानक मौतें हुई हैं उस घर में, और मैं जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारता? आखिरी बार कब मिले थे उनसे? सर मिले हुए थोड़ा वक्त हो गया, लेकिन अभी कुछ समय पहले फोन आया था मुझे, वो अर्जेंट मिलने के लिए बुला रहे थे। कब आया था फोन? तकरीबन वो आग वाली घटना से 3 दिन पहले प्रशांत ने फोन किया था सर, रात को 11 बजे। हेलो अंकल, पापा आपसे कुछ खास बात करना चाहते हैं, प्लीज घर आ जाइए ना। क्या जरूरी काम है? मेरी कमर में बहुत दर्द है। आप घर तो आ जाइए, पापा आपको बता देंगे। ठीक है, अभी तुम जा सकते हो, जरूरत पड़ने पर फिर बुलाएंगे तो। जी सर, थैंक यू। सर इसकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है। यकीन तो करना, किसी की भी बात पे नहीं हो रहा। एक काम करो, जिस पे भी हमें शक है, उन सब की उन 4 दिनों की 6 तारीख से 10 तारीख के बीच की सभी की एक्टिविटीज चेक करो, देखते हैं क्या मिलता है। सर मीडिया ने भी इस केस को सुर्खियों में जगह दी है। आई थिंक हमें उनसे भी मिलना चाहिए। पुलिस केस की तह तक जाने की कोशिश कर रही थी, पर उन्हें जवाब मिलने के बजाय नए सवालों का सामना करना पड़ रहा था। मनीषा और प्रशांत का अभी भी कुछ पता नहीं चला था। एक तरफ पुलिस का शक घर की नौकरानी ललिता, रूपचंद के भाई स्वरूपचंद और मनीषा के बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ पर था, तो दूसरी तरफ पुलिस का सबसे अहम मकसद था मनीषा और प्रशांत तक पहुंचना। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ तो पड़ोसी कह रहे हैं कि बड़ी प्यारी सी फैमिली है, और दूसरी तरफ ये सच्चाई बाहर आ रही है। करना, सबसे पहले तो प्रशांत और मनीषा, इन दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। अगर वो दोनों जिंदा हैं तो इस पूरी गुत्थी का हल उन्हीं दोनों के पास है। लेकिन सर मोटिव तो सबके पास में ही है। रूपचंद के मरने के बाद में स्वरूप को करोड़ों रुपए का घर मिल जाएगा, और सिद्धार्थ जो कि मनीषा को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। सर खबरी का फोन आया था, शायद हमारी तलाश पूरी हो गई है। क्या हुआ सर? लुका छिपी खेलने का बहुत शौक है ना तुझे? हम सिखाते हैं, लेके चलो उसे। चल। कॉलर मत पकड़िए, मैं ऐसे ही आ जाता हूँ ना। लेके चल। चल।
वहां क्या कर रहे थे? रह रहा था। तुम्हारे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम वहां रह रहे थे। हादसा? कैसा हादसा? देखो प्रशांत, हमारे सामने एक्टिंग करने की कोशिश मत करो। तुम्हारे घर में आग लगी हुई थी और तुम कहीं और। आग? मेरे घर पे आग लगी? कैसे? सर सब ठीक है ना? क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारे घर में आग लग गई थी? मैं जब वहां से निकला था तब सब सही था। उसके बाद मैं कैसे बता सकता हूँ? मेरे मम्मी पापा सब सही है ना? नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा अब नहीं रहे। और मनीषा कैसी है? मनीषा ठीक है ना? तुम्हें नहीं पता मनीषा कहाँ है? नहीं, मैं जब घर से निकला था तब मम्मी पापा और दादी घर पे थे और मनीषा पीजी अकोमोडेशन में थी। तुम घर से क्यों निकले थे और कब निकले थे? मैं थक गया था। मेरा दिल इस दुनिया की चीजों से ना बहुत उकता गया था, इसलिए मैंने सर पापा से भी बात की थी। बेटा तुम जो कुछ भी कर रहे हो सोच समझ के कर रहे हो ना? हाँ पापा, बस आपके परमिशन की जरूरत थी। मैं क्या बोलूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। सुनिए ना पापा, देखिए आज तक आपने जो कुछ भी चाहा वो सब मैंने किया, बस अब इस बात के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। देखो बेटा, मैं तो हमेशा यही चाहता था कि तुम एक बड़े इंजीनियर बनो, लेकिन मैं अपनी इच्छा तुम पर थोपूंगा नहीं। तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। लेकिन तुमने घर छोड़ा क्यों? मैं संन्यास लेना चाहता था। मेरे पापा चाहते थे कि मैं बहुत पढ़ाई करूं, बहुत पढूं। मैंने बहुत पढ़ाई की। हाँ। उसके बाद मैं न्यूजीलैंड भी गया। न्यूजीलैंड में मैंने टॉप किया था सर। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं नॉनवेज नहीं खाऊं। मैंने कभी नॉनवेज भी नहीं खाया। कहती थी कि ड्रिंक मत करना। मैंने ड्रिंक भी नहीं की। हाँ, मैंने वैसे नॉनवेज कभी खाया नहीं, नहीं खाया। हमेशा सबकी सुनता था मैं। फिर मन हुआ कि अपनी सुनो ना। मैंने अपनी सुनी। मैं जिंदगी में ना एकदम सुकून पाना चाहता था, एकदम शांत। मनीषा ठीक है ना? देखिए सर, अगर मनीषा को कुछ हो जाएगा ना तो मैं सर जीते जी मर जाऊंगा। सर ये बार बार ऊपर क्या देख रहा था? पता नहीं क्या देख रहा था सर। या तो ये हमें बना रहा है या फिर अपनी बहन को बचा रहा है। सर इसका कहना था कि इसके पिता ने इसको खुशी से घर से जाने दिया, जबकि स्वरूप चंद का कहना था कि बाप और बेटे में तनाव था। सर न्यूजीलैंड से आने के बाद से इसकी जिंदगी बदली है। खन्ना, इसके लिए हमें इसके दोस्तों से पूछताछ करनी होगी। इसके दोस्तों के बारे में पता लगाओ। डॉक्टर आशा को इसकी सारी डिटेल्स भेजो ताकि इसके साइकोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में पता चल सके। सर प्रशांत बहुत ही अच्छा दोस्त है मेरा। इनफैक्ट कई चीजें लाइफ में पहली बार हमने साथ में ट्राई की हैं। इनफैक्ट पहली बियर, पहला सिगरेट, सब कुछ। सर स्कूल में एक लड़की थी, हमारा दिल भी एक ही साथ उस पर आया था। सर प्रशांत बहुत ही हंसमुख था,
बात बात पे जोक क्रैक करना, लोगों की टांग खींचना, ये उसकी आदत थी। अब तुझे नीड मारना है ये। अरे नहीं 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 भाई नहीं, ये आखिरी पैग है और मैं अब पी के जा रहा हूँ घर। और अगर मेरे पापा जगे होंगे और उन्होंने मुझे इस हालत में देख लिया ना तो मुझे जीते जी मार डालेंगे। सुन, मुझे प्रॉमिस कर, मेरे मरने के बाद ना तू ये पैग पिएगा मेरी याद में। अबे हाथ सर, मगर जब से वो न्यूजीलैंड से आया है तब से बहुत चुप हो गया है, अपने आप में ही रहने लग गया है। क्यों? पता नहीं सर, कमल जी को पता होगा, वो उसका सीनियर कम लोकल गार्डियन था न्यूजीलैंड में, वो भी इंडिया आया हुआ है, आप उसको पूछ सकते हो। सर मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि तेरे पापा ने इतनी मुश्किल से तुझे यहाँ न्यूजीलैंड पढ़ने के लिए भेजा, वापस जाकर क्या करेगा, लेकिन वो तो जिद पर आ गया था। अगर प्रशांत इतना अच्छा और मिलनसार था तो फिर उसे न्यूजीलैंड में जाकर क्या हो गया? वो तो पता नहीं सर, लेकिन हाँ वो बुरी संगत में पड़ गया था। तो मैंने कहा ना आपको कि मुझे कुछ नहीं सुनना है। प्रशांत रुक तो सही, मेरी बात तो सुन। अरे क्या है, आप मुझे तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ ना मैं। इतने पैसे खर्च करके तुम्हारे पापा ने तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा और तुम कह रहे हो तुम्हारा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। हाँ नहीं लग रहा तो फिर मैं फोन करके अभी के अभी प्रोफेसर साहब को सब बता देता हूँ। अरे कमल भाई प्लीज प्लीज, कमल भाई आप बैठो बैठो प्लीज प्लीज कमल भाई, अभी कुछ मत बोलिए उनको, ठीक है? जैसे मैं वहां पहुंच जाऊंगा ना तो मैं उनको खुद समझा दूंगा। प्लीज 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 मेरी बात सुनिए। लेट्स गो बडी, लेट्स गो प्लीज। कम, ठीक है कम। सर उसका सारा टाइम स्टाइरिस के साथ गुजरता था। ये स्टाइरिस कौन है? लोकल न्यूजीलैंड बॉय है, मैं खुद भी उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। खन्ना, इस स्टाइरिस के बारे में पता करो, उसका सोशल मीडिया अकाउंट स्कैन करो, इन्हें प्रशांत से मिलवाओ, देखो कैसे रिएक्ट करता है। सर आइए। पढ़ाई में गए गुजरे थे ना तुम, न्यूजीलैंड में टॉप नहीं फेल हुए थे, है ना? आपने बताया ना। आपने बताया ना। थैंक यू वेरी मच। बस सिर्फ इससे एक झूठ का बोझ मेरे ऊपर था और वो भी आपने हल्का कर दिया आज। पापा चाहते थे कि मैं बहुत पढ़ूं, लेकिन मैं नहीं कर पाया। मैं उनका नाम नहीं खराब करना चाहता था ना, इसलिए मैंने इनसे झूठ बोल दिया था। लेकिन थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सॉरी पापा, सॉरी। सर मनीषा के बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, लेकिन जल्दी पता लग जाएगा। आइए। सर आपको लगता है कि इसने कुछ किया होगा, या ये जो कह रहा है कि ये निर्दोष है वो सच है, या ये मनीषा को बचाने की कोशिश कर रहा है? करना, आज जिस तरह से इसके दोस्त कमलजीत से इसका सामना करवाया, इसी तरह उसके बाकी दोस्तों से भी इसका सामना करवाओ। अगर ये झूठ बोल रहा है तो ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाएगा। और हाँ, हर मुलाकात के बाद इसकी अच्छी तरह से धुलाई करो, मनीषा की भी तलाश जारी रखो। मुझे लगता है अगर ये कत्ल मनीषा ने किए हैं तो ये अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसके हाव भाव देख के कुछ हिला हुआ सा लगता है। सर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा आई है। आपने जो डिटेल्स भेजे थे उसे मैंने स्टडी किया और मुझे लगता है ये साइकियाट्रिक केस हो सकता है या नहीं भी। डॉक्टर, कई बार देखा गया है कि क्रिमिनल अपने आप को साइकियाट्रिक केस बता के सजा से बचने की कोशिश करते हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये केस किस कैटेगरी में आता है। ऐसा बहुत कम केसेस में होता है कि पुलिस को किसी साइकियाट्रिस्ट से मशवरा लेना पड़े। प्रशांत पकड़ा तो गया था, मगर उसके सामने आने से केस की अटखेलियां और भी बढ़ गई थीं। जिस तरह से प्रशांत अपने बयान दे रहा था, यह समझना मुश्किल था कि वो खुद को और अपनी बहन मनीषा को बचाने की कोशिश कर रहा था या फिर सच में उसे कुछ नहीं पता था। पुलिस ने प्रशांत की मानसिक हालत देखते हुए उसका सामना उसके दोस्तों से और रिश्तेदारों से करवाने का फैसला लिया। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर आशा उसका अवलोकन करके ये समझने की कोशिश कर रही थी कि प्रशांत झूठ बोल रहा है या सच, या आधा सच। पुलिस ने ललिता, स्वरूप और सिद्धार्थ के उन 3 दिनों के एलिबाइज भी चेक किए और उन्होंने साफ पाया कि अब तफ्तीश का केंद्र केवल प्रशांत था।
क्या सोच रहे हो प्रशांत? कि मेरी बहन कहाँ है, पता नहीं कहाँ गई है वो, कुछ पता ही नहीं चल रहा है उसका। वैसे तो वो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन है तो वो लड़की ही ना। तो मनीषा से आखिरी बार कब मिले थे? घर से निकलने के 15 दिन पहले। भैया मैं जा रही हूँ। मानो तेरी छुट्टियां खत्म हो गई? हाँ भैया, बल्कि मैं तो 2 दिन एक्स्ट्रा रह ली। भैया आप अपना ख्याल रखना। आई मिस यू। मनु यार, एक बार अच्छे से गले लगा लेना। क्या पता तू अगली बार जब यहाँ आएगी तो मैं यहाँ रहूं या ना रहूं। क्यों? आप न्यूजीलैंड वापस जा रहे हो? लेकिन भैया आपका तो वहाँ मेरे बिना मन लगेगा नहीं। आप कहीं भी जा लो, रहोगे मेरे पास ही। मनीषा मुझसे बहुत प्यार करती थी। चाचा जी, आपको घर चाहिए था ना? हाँ? लीजिए, आपको मिल गया घर। ऐसा नहीं है बेटा, वो घर तेरा था और तेरा ही रहेगा। नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे घर बार नहीं चाहिए। मैं तो इस इन्वेस्टिगेशन के बाद संन्यास लेने वाला हूं। और मनीषा भी जहां कहीं होगी ठीक ही होगी, लेकिन उसको भी आपका घर नहीं चाहिए होगा। प्रशांत, हमें तुम्हारे चाचा पर भी शक है। शायद इन्होंने तुम्हारे पापा का खून किया है। नहीं नहीं सर, अरे ये तो मेरे चाचा जी हैं, वो अपने भाई को कैसे मार सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, आपने कहा था कि उस रात को आपको फोन आया था अर्जेंटली घर आने के लिए। जी, इसने ही फोन किया था। तुमने फोन किया था? हाँ, वो सर मैं घर से बाहर निकला था ना जब, तब पापा बहुत रो रहे थे और मम्मी भी रो रही थी, तो मैंने इनको कॉल कर दिया कि आइए और पापा को ऐसे ही संभाल लीजिए। सर, मनीषा के बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, लेकिन पता चल जाएगा। लेकिन हमें इतना तो यकीन है कि सारा काम तुमने और मनीषा ने मिल के किया है। सर, सर मैं मनीषा का लैपटॉप यूज कर रही थी तो मुझे ये मिला। एस्ट्रल प्रोजेक्शन यानी नक्षत्रीय प्रक्षेपण, ऐसी अवस्था जिसमें आत्मा शरीर छोड़ देती है और वही आत्मा अन्य आत्माओं से बातचीत करती है। लेकिन मनीषा ये सब क्यों कर रही थी? लेकिन सर, ये तो शैतानी खेल है। हाँ, तो मनीषा ये शैतानी खेल क्यों खेल रही थी? बैग में लाश मिली है, यमुना नदी पे। सर, वहां पर किसी इंसान के कटे हुए हाथ पड़े हुए। सर ये देखिए। लगता है सरकटी लाश मनीषा की है, शक्ल काफी मिल रही है। सर ये देखिए, खंजर मिला है। ये खंजर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजो। पता करो इस पे लगे खून के धब्बे उन 3 डेड बॉडीज के डीएनए से मैच करते हैं या नहीं। सर प्रशांत, 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 एक बुरी खबर है तुम्हारे लिए। मनीषा की लाश मिली है हमें।
मेरी स्टडी कहती है कि ही इज द कल्प्रिट, बट ही इज अ वेरी गुड एक्टर। वैसे भी इसकी एक्टिंग अब ज्यादा देर तक चल नहीं पाएगी। सर मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ है कि मनीषा को भी वैसे ही मारा गया था जैसे बाकी 3 लोगों को, गला रेत के। और सर उस हथियार पर घर के बाकी लोगों के खून के ट्रेसेस भी मैच हुए। और सर ये रही स्टायरस के सोशल नेटवर्किंग साइट से मिली रिपोर्ट। और सर स्टायरस ही प्रशांत का एस्ट्रल प्रोजेक्शन गाइड था। यानी कि दोनों भाई बहन ये सब कर रहे थे। एनीवेज, सबूत तो हमारे हाथ लग गए हैं। अब इस लड़के से एक बाले जुर्म कराना ही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। प्रशांत, तुम्हारा ये पागलपन का नाटक बंद करने का वक्त आ गया है। सर मैं नाटक कहाँ कर रहा हूँ सर, मैं तो आपसे ही बात करने वाला था अभी कि मेरी पूछताछ अगर खत्म हो गई तो मुझे आप छोड़ दीजिए, और अगर यानी किसी वकील की फॉर्मेलिटी करनी है तो वो भी बता दीजिए, नहीं तो। उसकी फिक्र तू मत कर, क्योंकि हमारे हाथ कुछ ऐसा लग गया है जो हम तेरे साथ शेयर करना चाहते हैं। पहचानते हो उसे? प्रशांत, नाउ स्टॉप दिस। सीधी तरह से सच सच बता, ये सब कैसे किया तुमने? सर मैं कोई भी नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने पापा से बात कर रहा हूँ, उनको पूछ रहा हूँ। अब बताइए ना आप, मैं क्या करूँ? हाँ, ये देखकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा ना कि मैं इस तरह से सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। नहीं, हमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। हमें पता है तू ये पागलपन का नाटक अपनी सजा से बचने के लिए कर रहा है, और हम जानते हैं कि तू पागल नहीं है, तू एक शातिर मर्डरर है, कोल्ड ब्लडेड मर्डरर जिसने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अब तू सीधी तरह से ये बता किस किस को और कैसे मारा। हाँ, मैंने सबको मारा मैंने। सबसे पहले मैंने अपनी माँ को मारा, उसके बाद पापा को मारा। और दादी, उसने क्या बिगाड़ा था तेरा? उन्हें क्यों मारा? अरे सर, लेकिन मम्मी पापा के बाद उनकी देखभाल कौन करता? मम्मी के बिना वो एक कदम भी नहीं चल पाती थी, इसलिए मैं उनके पास गया। अरे आओ ना दादी। हाँ रखो। अरे हम लोग जा कहाँ रहे हैं? अरे बस यही जा रहे हैं। अरे कुछ बोलेगा तो सही, कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं आपको बताता हूँ ना, चलिए तो पहले। चलिए इधर से। आराम से ले जा रहा है। हाँ नहीं, मैं बस इधर ही जाना है हमें। फिर मैंने मनीषा को यमुना नदी के पास वाले जंगल में बुलाया और फिर उसे भी मार दिया। चाचा जी को फोन करके बुलवाया था मैंने, लेकिन वो आए नहीं। अगर वो आ जाते तो मैं उनको वहीं मार देता, लेकिन यहाँ से जाने के बाद मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। इन सबको मार के तुझे मिला क्या? क्या हासिल हुआ तुझे? मैंने उनको मारा नहीं है सर, मैंने तो उनको मोक्ष दिया है, इस दुनिया के मोह माया से दूर किया है उनको। उनके शरीर से आत्मा निकलते हुए देखना चाहता था, इसलिए मैंने उनको मारा। मम्मी, पापा, दादी, आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। ये सब मैंने एस्ट्रल प्रोजेक्शन की पढ़ाई करके ये सब विद्या हासिल की है। आप नहीं समझोगे सर इस शैतानी खेल को। हाँ, लेकिन मनीषा समझ गई थी ये शैतानी खेल, इसलिए वो मेरे पीठ पीछे मुझ पे नजर रख रही थी। मेरा लैपटॉप भी लेके गई थी साथ में। पूरा सच बता। सच ये है कि मैं एक एक को मारकर उनकी आत्मा से बात करना चाहता था, लेकिन किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ, किसी भी आत्मा से नहीं। सोचा कि घर पर नहीं तो मनीषा को घर से बाहर निकाल कर उसे मारूं, लेकिन फिर भी कांटेक्ट नहीं हुआ उसकी आत्मा से, और ना ही मैंने उसके शरीर से आत्मा निकलते हुए देखी। मम्मी, पापा, दादी, मनीषा, आओ मेरे पास आओ। ये सच नहीं है, क्योंकि अगर ये सच होता तो उनको मारने के बाद उनकी लाशों को जलाता नहीं।
तूने जानबूझ के ये सब किया? सच सच बता। पापा मुझसे कभी खुश नहीं थे और मम्मी उसी कारण दुखी रहती थी। और पापा मम्मी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए मैंने उनको मार दिया। मैंने देखा कि सिद्धार्थ मनीषा का ख्याल नहीं रख पाएगा, इसलिए मैंने मनीषा को भी मुक्ति दे दी। इस शरीर की दिन दुनिया में उनको खुश तो नहीं रख पाया मैं, तो सोचा कि आत्मा की दुनिया में मैं उनको खुश रखूंगा, इसलिए मैंने चारों को मुक्ति दे दी। जो बेटा जीते जी अपने माँ बाप की आत्माओं को शांति नहीं दे पाया, मरने के बाद उनकी आत्माओं को क्या शांति देगा? भले ही तेरी माँ बाप की आत्मा तुझे शांत कर दे, तुझे माफ कर दे, कानून तुझे कभी माफ नहीं करेगा। ये उन पेचीदा केसों में से एक था जहां पुलिस को अपने दायरे से बाहर निकलकर यानी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ा। अगर पुलिस प्रशांत के दिमाग तक नहीं पहुंचती और अविराम कोशिश नहीं करती तो शायद ये केस हल ही नहीं होता। अपने बच्चों से उतनी ही अपेक्षा रखें जितनी उचित और संभव है, ताकि वो समाज के लिए वरदान बने, न कि अभिशाप। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।